नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस के स्वामी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के बारे में। सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या होती हैं, कैसे इनके अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों, आज से हम रियल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इंग्लिश को सीखने से पहले या स्पेलिंग सीखने से पहले आपको एबीसीडी सीखना होता है, वैसे ही केमिस्ट्री को सीखने से पहले केमिस्ट्री की कुछ एबीसीडीज होती हैं। तत्व क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। इन जो परमाणु की हम बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, क्या परमाणु क्रमांक वगैरह होते हैं, ये सब सीखने के बाद ही आप केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की भाषा की हम शुरुआत करते हैं। क्या है केमिस्ट्री दोस्तों, बेसिक से हम बात करते हैं। चलिएगा भी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि तत्व क्या होता है। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम देखते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पदार्थ को डिवाइड किया था भौतिक अवस्था के आधार पे और रासायनिक अवस्था के आधार पे। और हमने देखा था रासायनिक अवस्था में एक पदार्थ था शुद्ध और एक था अशुद्ध। तो हम पहले देखेंगे, शुद्ध को हमने कैटेगराइज किया था तत्व और यौगिक के रूप में। तो हम शुरुआत करते हैं पदार्थ की दोस्तों तत्व से। ठीक है भाई, तो यहां से तत्व, एलिमेंट किसे कहेंगे भाई दोस्तों, किसी भी पदार्थ का वह शुद्धतम और सरलतम रूप। दोस्तों, क्या बोला मैंने, किसी भी पदार्थ का शुद्धतम और सरलतम रूप जो एक ही जैसे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों, बेसिकली हम बात कर लेते हैं पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, परमाणु है। दोस्तों, सबसे सूक्ष्म कण क्या है भाई, परमाणु है। वो हम देखेंगे आगे दोस्तों, सभी डेफिनेशंस की हम बात करेंगे। और लेकिन दोस्तों, यहां से हम बात करना चाहेंगे तत्व के बारे में। तो तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम और सरलतम रूप, पदार्थ का वह शुद्धतम व सरलतम रूप, शुद्धतम व सरलतम रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे हम यहां से बात करना चाहें, सुनिएगा, अगर मैं यहां से बोलूं, जैसे मैंने बोला भाई कोई पदार्थ मेरे हाथ में, मान लो भाई ये एक लोहे की छड़ है, तो इसमें केवल लोहे के परमाणु होंगे। मैं यहां से बात करूं, अगर मान लो भाई मेरे हाथ में ये है, मान लो कार्बन की छड़, तो ये क्या है भाई, कार्बन के परमाणु होंगे। एक ही टाइप के एटम से, मतलब क्या है कि जो अगर मान लो कोई पदार्थ है, शुद्धतम और सरलतम का अर्थ क्या है कि अगर मतलब कार्बन है तो फिर कार्बन के ही परमाणु रहेंगे भी। तो हम बोलेंगे एक ही जैसे परमाणु से मिलके कौन बना है, उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ऐसे में यहां से बात करना चाहूं, सपोज मैंने देखा कि भी अगर लोहा है तो फिर सभी लोहे के ही परमाणु रहेंगे, आयरन के ही परमाणु रहेंगे। एक जैसे परमाणु से मिलके जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। शुद्ध है, इसमें दोस्तों और दूसरी चीज मिलावट नहीं है, केवल आयरन के हैं तो केवल आयरन के ही परमाणु। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि भी ये जो है किसका बना है, ये छड़ किसकी बनी हुई है, तो आप बोलेंगे सीधा कार्बन की है। क्या बोलेंगे आप कि सर कार्बन की छड़ है, क्या बोल देंगे, ये कार्बन है। तो कार्बन एक पदार्थ हो गया और इसमें एक जैसे ही कण मिलेंगे। ऐसे हम बात करें ये छड़ किसकी है भी, जैसे आपने बोला सर आयरन की, आयरन की छड़ में केवल क्या है भी, केवल आयरन परमाणु हैं, केवल एफ ही परमाणु हैं। तो ये पदार्थ क्या है, तो ठीक से सुनना, इस प्रकृति में हमने जैसे जैसे बात की भी, तत्व जो हमने बोला है वो है पदार्थ का एक शुद्धतम और सरलतम रूप है। इज इट क्लियर और नो। और सुनिएगा, इसे हम किसी दूसरे पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। अगर मान लो हम यहां से बात करें आयरन है तो ये आयरन ही रहेगा, इसे दोस्तों अन्य किसी भौतिक विधि द्वारा दूसरे प्रकार के पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम यहां से बात करेंगे तत्व को अन्य किसी भौतिक विधि द्वारा, तत्व को
अन्य किसी भौतिक विधि द्वारा, अन्य किसी भौतिक विधि द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, अन्य प्रकार के पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब क्या है इसका दोस्तों, अगर हम यहां से बात करें भी कार्बन दोस्तों एक बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है क्या? हाँ, तो कार्बन को आप अन्य किसी पदार्थ से आई मीन टू से तोड़कर या अन्य किसी विधि द्वारा कार्बन को आप दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं लोहा है तो दोस्तों लोहे को तोड़कर या अन्य किसी भौतिक विधि द्वारा तुम सोना नहीं बना सकते दोस्तों। तो हमने बोला तत्व को अन्य किसी पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, ये पदार्थ का शुद्ध और सरल रूप होता है। वो बात अलग है कि आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, क्या सुना होगा कि पारस के पत्थर को लोहे से टच करके सोना बना दिया जाता है। ऐसा ही था कि भी लोहे को पारस के पत्थर से टच होते ही सोना बन जाता है। ये सरासर झूठ बात है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लोहे से जो सोना बनाने की जो बातें की जाती थी उसको बोलते हैं एल्केमी। क्या बोलते हैं अभी? एल्केमी। मतलब लोहा से सोना बनाने की विधि, लोहा से सोना बनाने की विधि। लेकिन दोस्तों ये बात क्या थी? गलत थी। इसको बोलते हैं मिदास टच। क्या बोलते हैं भी? मिदास टच। अरे आपने सुना होगा एक राजा मिदास वगैरह, इसकी भी कहानियां पौराणिक कथाएं चलती हैं, लेकिन ये बातें गलत थी दोस्तों। लोहे से सोना नहीं बनाया जा सकता, ये सरासर झूठ है। तो हमने बोला लोहे से सोना नहीं बन सकता, ये नहीं बनेगा भाई। बात समझ में आपको आ गई। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, लोहे से सोना तो नहीं बना, लगातार मतलब क्या होता रहा, लोग मतलब लोहे से सोना बनाने की फिराक में लगे रहे, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में, खोपचों में, गुफाओं में लगे रहे, नए नए उपकरण, नई नई चीजें इजाद कर ली, लेकिन दोस्तों कभी ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों अलग अलग केमिकल्स की रिएक्शन करवाते करवाते केमिस्ट्री के बारे में दोस्तों बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। तो ये एल्केमी है। इस एल्केमी की वजह से दोस्तों केमिस्ट्री का विकास हुआ दोस्तों, केमिस्ट्री का विकास हुआ एल्केमी से। और दोस्तों न केवल विकास हुआ, तो जो प्रयोगशाला में आज भी हम उपकरण लेते हैं ना भी, ऐसे कोई फ्लास्क हो गया, ये अलग अलग टाइप के बीकर हो गए, ऐसे ये जो थे प्रयोगशाला के उपकरण, ये उसी समय दोस्तों खोपचों में बनाए गए थे भी, है कि नहीं? तो ये अलग बातें हैं, कोई बात नहीं, इस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है भी। हमने देखा तत्व क्या होता है। जैसे ही तत्व की बात आई दिमाग में आना चाहिए बिल्कुल एक ही प्रकार के उसमें क्या होते हैं परमाणु, एक जैसे पार्टिकल्स, ठीक है, एक ही जैसे परमाणुओं से मिलके जो बना होता है वो तत्व होता है। डन है, ये बात आपको समझ में आई। चलो भाई अब हम यहां से बात करते हैं। जैसे हमने यहां से बात की कि एक ही जैसे परमाणुओं से मिलके बना होता है, इसके बारे में और क्या जानकारियां हम जुटा सकते हैं दोस्तों। ऐसे जो एक ही जैसे परमाणु से मिलके बने हैं, ऐसे अगर हम पदार्थों की बात करूं, ऐसे शुद्ध पदार्थों की बात करूं जो खुद एक ही टाइप के परमाणु से मिलके बने होते हैं, अभी तक 118 टाइप के खोजे जा चुके हैं। तो याद रखना दोस्तों, अभी तक तत्व, वर्तमान ज्ञात तत्व कितने हैं भी? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक से सुनना भी, इसका अर्थ क्या है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि भी ये छड़ किसकी है, कार्बन की, ये छड़ किसकी है, लोहे की, वो चीज क्या है, ऐसे चांदी है, तो मतलब इस टाइप के कितने भी 118 टाइप के पदार्थ हैं जो क्या है भी शुद्ध हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं 118 टाइप के शुद्ध पदार्थ हैं ये। और वो कौन से शुद्ध पदार्थ हैं? जो केवल एक जैसे परमाणु से बना होता है, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं। अरे डन है क्या? तो ये बात हम यहां से करेंगे दोस्तों। वर्तमान ज्ञात तत्वों की बात करें तो ये जो 118 तत्व हैं, ये दोस्तों इनमें हम बात करें, ये प्राकृतिक भी हैं और कृत्रिम भी हैं दोस्तों, नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। यहां से हम बात करना चाहें, बाण में तत्व क्या है भी? प्राकृतिक हैं,
और दोस्तों शेष जो तत्व हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करना चाहें, ये क्या है भी, कृत्रिम तत्व हैं, यहाँ से बातें की जा सकती हैं। डन है क्या? तो ये बातें हमने यहाँ से की। अब दोस्तों हम बोलेंगे कि ये जो तत्व है, ये तत्व अलग अलग फॉर्म में दोस्तों देखने को मिलते हैं। याद रहे दोस्तों, सभी जो पदार्थ हैं ये तत्वों से ही मिलके बने होते हैं। सभी पदार्थ, जो भी दुनिया में पदार्थ हैं, सभी पदार्थ तत्वों से मिलके बने। एक तो ये बात, तत्वों से मिलके बने। खुद जो तत्व हैं दोस्तों, खुद तत्वों की अगर मैं बात करूं तो ये धातु के रूप में मिलेंगे, हमें पढ़ेंगे अलग से पूरा डिटेल में। अधातु के रूप में हमें मिलेंगे और उपधातु के रूप में मिलेंगे। मतलब दोस्तों मेटल, नॉन मेटल और दोस्तों मेटेलॉइड, या इनको सब मेटल भी कहा जाता है, ऐसे भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों तत्व जो हैं, इनकी अगर भौतिक अवस्था की बात करूं तो दोस्तों तत्व ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भी, ठोस, द्रव, गैस। अन्य अवस्थाओं की बात हमने डिटेल में कर ली है भाई। हमसे पूछा जाएगा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में मिलता है, कौन सा गैस में मिलता है, निम्न में से कौन सा ठोस है, कई टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, तो ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भी, तो ये बात हमने की भी, तत्वों से रिलेटेड हमने बातें की। अब दोस्तों ये 118 प्रकार के, जैसे हम बात करें 118 टाइप के क्या हो गए भी, तत्व हो गए। तत्वों की अगर हम बात करें टाइप की तो 118 हो गए। अब इनको दोस्तों अध्ययन करना क्या है भी, इस तरीके से तो मुश्किल है। तो दोस्तों जैसे जैसे तत्व खोजे जा रहे थे, सबसे पहले दोस्तों एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, उसने क्या भी, संकेत देने का प्रयास किया भी। डाल्टन ने तत्वों का संकेत देने का प्रयास किया। डाल्टन ने तत्वों का संकेत देने का प्रयास किया और उन्होंने क्या दिया भी दोस्तों, जैसे जैसे हम बात करें तत्वों की, हम बात करना चाहें, उन्होंने ऐसे संकेत देने का प्रयास ऐसे किया, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उन्होंने इस तरीके से, जैसे अपन बात करें ऐसे दे दिया, कार्बन को ऐसे दे दिया, ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन की बात करें ऐसे दे दिया, फास्फोरस की हम बात करें ऐसे दे दिया। तो दोस्तों कुल मिला के उन्होंने ये तरीका निकाला डाल्टन ने। लेकिन दोस्तों डाल्टन का जो तरीका था ये वैलिड तरीका नहीं है, ये नॉट वैलिड दोस्तों, इसको आजकल नहीं माना जाता है, ये वैलिड नहीं है दोस्तों। कुल मिला के इसे हमें नहीं पढ़ना है। फिर भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। तो फिर तत्वों के बारे में, जो तत्वों की प्रतीक प्रणाली के बारे में हम बात करें तो पहली बार दोस्तों एक अच्छे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था क्या भाई, बर्जीलियस। कौन था भाई? बर्जीलियस ने तत्वों की प्रतीक प्रणाली शुरुआत की थी भी। बर्जीलियस ने तत्वों की प्रतीक प्रणाली, प्रतीक बोले या सिंबल बोल दें भाई, प्रतीक प्रणाली शुरू की भी। मतलब उन्होंने कहा कि यार तत्व को है जो इतने बड़े नाम से नहीं लिखेंगे, तत्व को हम एक नई प्रणाली देते हैं, इनके प्रतीक बना लेते हैं ताकि इनको पढ़ना आसान रहेगा, इनकी क्रियाओं का अध्ययन आसान रहेगा, इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नो? बात समझ में आ रही क्या? जैसे बर्जीलियस की हम बात करें, उन्होंने क्या कहा कि भाई जैसे ये जो तुम लिखते हो हाइड्रोजन, ऐसे लिखते हो, तो हाइड्रोजन को इतना बड़ा लिखने की बजाय इसका जो पहला अक्षर है एच, ऐसे लिख दो आप। ठीक है भी। और अगर जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं यहां से ऑक्सीजन, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई पहले अक्षर को आप ऐसे के ऐसे लिख दो। ये बात किसने की? बर्जीलियस ने। क्या कहा? कैपिटल लेटर में प्रथम अक्षर क्या है भाई? ये कैपिटल लेटर। किस में लिख दिया जाए? कैपिटल लेटर्स में। ठीक है। फिर बर्जीलियस ने कहा कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है कि दूसरा अक्षर लिखने की जरूरत पड़े, जैसे हम बात करें भी हीलियम, क्या है भी? हीलियम की हम बात करें तो हीलियम में पहला अक्षर हमने एच लिख दिया,
लेकिन यार H तो हाइड्रोजन का भी प्रतीक था, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही है कि फिर एक अक्षर सिमिलर आ रहा है, समान आ रहा है, तो दूसरा अक्षर फिर तुम क्या लिख देना, स्मॉल लिख देना। तो दोस्तों बर्जीलियस ने क्या कहा, प्रथम अक्षर क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, कैपिटल। और जो द्वितीय अक्षर है वो कैसे लिखना है, सेकंड जो वर्ड है, सेकंड जो अक्षर है ये कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर में। ये बात किसने की भी, बर्जीलियस ने की। अरे डन है क्या। तो इस प्रकार से हमने यहां से बातें की। अब दोस्तों हम तत्वों की हम बात करें, तो दोस्तों तत्वों के उदाहरणों की हम बात करें तो आपको कुछ तत्व तो एज इट इज याद ही रखने हैं। जैसे आपने सुना होगा कार्बन, ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, हीलियम का, नियोन का, ऐसे नाम सुने होंगे। तो दोस्तों कुछ तत्वों को 30 तक परमाणु क्रमांक तो आपको याद रखने हैं, 20 तक तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर आप केमिस्ट्री में बिल्कुल बहुत ही तेज तर्रार बनना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करवाता हुआ चलूंगा, लेकिन दोस्तों इत्मीनान से याद रखना आगे वाला लेक्चर फुल्ली डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या सीखा। तो दोस्तों बिल्कुल इन चीजों को आप सीखते हुए चलेंगे, ठीक है भी। हाँ, तो हम यहां से बात करेंगे बर्जीलियस ने भी तत्वों की क्या प्रणाली विकसित की, प्रतीक प्रणाली। चलो मैं उदाहरण की बात करता हूं, सुनना भी। यहां से चलो मान लो मैं बोलता हूं, उन्होंने प्रतीक दिए भी, जैसे हाइड्रोजन का H दे दिया, ऑक्सीजन का O दे दिया, कार्बन का दे दिया, ऐसा ही है दोस्तों। जैसे अपन बात करें कोबाल्ट की बात करें तो ऐसा लिख दे भाई कोबाल्ट हो गया, है कि नहीं, नहीं भाई ये जो है कोबाल्ट नहीं है, याद रखना। मैं आपको चाहकर ऐसा क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप गलत और सही में फर्क, ये कोबाल्ट नहीं है। क्यों भाई कोबाल्ट क्यों नहीं है दोस्तों, ये भी देखो बड़ा अक्षर है और ये भी क्या है, बड़ा अक्षर। इसका अर्थ है ये कार्बन है और ये क्या है भाई, ऑक्सीजन है। और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है भाई, अलग अलग तत्व हैं, दोनों अलग अलग तत्व हैं। तो दोस्तों ये एक तत्व कैसे हुआ फिर, तो दोस्तों ये कोबाल्ट अर्थात एक तत्व नहीं, ये तो अलग अलग तत्व हो गए, दोनों को हमने बड़े अक्षरों से लिख दिया। और जब दोनों को बड़े अक्षरों से लिखा है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हैं, इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड। तो फिर यार कोबाल्ट का क्या होता है दोस्तों, अगर हमें कोबाल्ट का लिखना होता तो फिर हमें दोस्तों दूसरे तरीके पे जाना होता। कोबाल्ट की मैं बात करूं तो फिर कोबाल्ट के लिए कार्बन तो बड़ा और O क्या रखना पड़ता, छोटा। तो ये है कोबाल्ट का प्रतीक। ऐसे तुम्हें यहां से क्या रखना है भाई, याद रखना है। डन है क्या, याद रखिए। तत्वों की प्रतीक प्रणाली किसने विकसित की थी, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस वही साइंटिस्ट है जिसने प्रोटीन का नाम भी दिया था भी, ठीक है। हाँ, तो ये बात हम करते रहेंगे बर्जीलियस वगैरह की, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब हम यहां से बात करते हैं बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट तो क्या है, मतलब आपको याद रखना है भाई। अब तत्वों की हमने बात की है यहां से कि जो 30 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, एक बार दोस्तों आप इसकी रीडिंग लगा लें। आपके सामने है ये दोस्तों, बचपन में आपने लगातार पढ़े होंगे, एक बार हल्की सी आप रीडिंग लगाइए इसकी। सुनिएगा भाई। अब दोस्तों आपको ऐसे के ऐसे ये याद रखने हैं, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। क्यों, परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं ये सब मैं अलग से समझा दूंगा, लेकिन दोस्तों ऐसे एज इट इज याद रखना है आपको। कैसे कि ये है परमाणु क्रमांक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैं पूछूंगा कि 6 पे कौन आता है तो आपको बताना कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या होता है तो आपको बताना C, ठीक है। कार्बन का भार कितना होता है तो आपको बताना है 12, समझ रहे भाई। इस तरीके से आपको बताना है। तो ये जो चीजें हैं आपको इस प्रकार से याद रखनी है। तो आपको जैसे जैसे पूछा जाए भी आपसे याद रखना हो, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे आपको याद रखने हैं सभी के सभी, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे नाम है और यहाँ पे क्या है, प्रतीक है इनके,
ठीक है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उनके भार भी है, जैसे कार्बन के भार को याद रखना है, ऑक्सीजन के भार, नाइट्रोजन के भार को याद रखना है। वैसे भार आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उनके भार को याद रखना है भी, ठीक है। मैं आपको और बताता रहूंगा, मैं भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट इन द सेंस हम बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये याद रखना है मेनली, ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा तो लगभग ऑप्शन में दे ही देता है भार वगैरह, फिर भी अगर पूरा याद रख सको तो बहुत अति उत्तम बात है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी। ऐसे ही मैं बात करूं, सुनिएगा, नियोन, सोडियम, ये जो प्रतीक है इनके सभी को आपको याद रखना है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं भाई, आराम से आप पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं इसको, बिल्कुल पॉज कर लेना भी आराम से। फिर दोस्तों आपको ऐसा करके 30 तक याद रखने हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ऐसे हम बात करें, और कॉपर और जिंक, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, इनकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नहीं क्यों झगड़ती हो, है ना, ये ट्रिक वगैरह हम बता देंगे, लेकिन 20 तक तो बिल्कुल याद रखना आपको। चलो भाई, तो ये है 29 और 30, पक्का आप आराम से, वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, सुन लेना। 20 तक के तो आपको फिंगर टिप्स पे, उंगलियों पे याद रखने हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जो कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इस तरीके से आपको क्या रखने भी याद रखने हैं। ये लो भाई आपके सामने, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब दोस्तों एक दो बात है यहां से जो आपको याद रखनी है, सुनिएगा, सुनना भाई। अब दोस्तों ऐसा किया गया कि यार बर्जीलियस ने जो था प्रतीक दिए तत्वों के, तो जब तत्वों के प्रतीक दिए, आपको पता है कि भाई अक्षर के जो भी था सब था उसके पहले अक्षर से दे दिया। जैसे हम बात करें यहां से हाइड्रोजन का पहले अक्षर से दे दिया भाई, हाइड्रोजन का प्रतीक यहां से दे दिया गया, ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक H। तो दोस्तों दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो जो सोडियम है, अगर हम बात करें सोडियम की बात करें, तो सोडियम का प्रतीक क्या आना चाहिए भी, S आना चाहिए या SO आना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये बात क्यों है? ऐसे ही हम बात करें, पोटेशियम की बात हम करें भी, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की जो प्रतीक है ये क्या आना चाहिए भी, P आना चाहिए या PO आना चाहिए, लेकिन ये बात क्या है, गलत है। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों सुनिएगा, बर्जीलियस ने जो प्रतीक प्रणाली दी थी, अगर हम उसकी बात करना चाहें, उस प्रतीक प्रणाली में एक नियम और भी था भाई। एक नियम और क्या था, जैसे कुछ तत्व लेटिन भाषा से लिए गए थे, तो उनके लेटिन नाम का जो प्रथम अक्षर आता था उससे प्रतीक बना लिए गए, ठीक है। तो दोस्तों ये भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि तत्वों के लेटिन नाम आपको बताने हैं। तो सुनिएगा, मैं आपको चार्ट बना देता हूं भाई तत्वों के लेटिन नाम का, यहां से हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों मैं यहां से बात कर रहा हूं, जैसे सोडियम है, सोडियम इसका नाम है, तत्व सोडियम है, लेकिन इसका जो लेटिन नाम है, लेटिन नाम सोडियम का क्या होता है, नेट्रियम। क्या होता है अभी, नेट्रियम। और नेट्रियम से प्रतीक क्या लिया गया, Na। डन है। ऐसे ही मैं यहां से बात करूं, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम की हम बात करें तो पोटेशियम किससे लिया गया, पोटेशियम के लिए एक वर्ड आता है केलियम, लेटिन नाम, और इसका प्रतीक क्या हो गया, के हो गया। ऐसे ही हम बात करें आयरन की, हम बात करें आयरन, आयरन के लिए दोस्तों क्या लिया गया था, आयरन किससे लिया गया था, फेरम से, इसका लेटिन नाम है फेरम, और इसको किससे, Fe से। याद रहे फेरस और फेरिक तो आयरन की अवस्थाएं हैं, +2 +3, लेकिन इसका लेटिन नाम क्या है, फेरम है। अरे बात समझ में आ रही क्या? आप कोई जो ऐसा करते हैं ना भाई, फेरस और फेरिक, ये तो आयरन की अवस्थाएं हैं, ये Fe +2, ये Fe क्या है भाई, जैसे हम बात करें +3,
ये इनको बोला जाता है फेरम, इसका लेटिन नाम है। डन है क्या? हाँ, तो ऐसे हम यहां से बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? और जैसे हम बनाना चाहें यहां से, आपको याद रखना है अभी हम बात करें तांबा या बोलते हैं कॉपर। कॉपर का लेटिन नाम क्या था भाई? क्यूप्रम। क्या नाम था? क्यूप्रम। और इसका प्रतीक क्या था? Cu। ऐसे ही हम बात करें चांदी, जो सिल्वर की हम बात करें चांदी की, तो चांदी के लिए एक वर्ड आता है अर्जेंटम। क्या है? अर्जेंटम। और इसके लिए प्रतीक क्या काम में आता है? Ag। ऐसे ही हम बात करें सोना, गोल्ड। देखो ये तो इनके इंग्लिश नाम है, बाकी लेटिन नाम की हम बात करें सोना, सोना को बोलते हैं, इसका लेटिन नाम क्या है? ओरम। इसका प्रतीक क्या आ गया? Au। डन है। ऐसे ही हम यहां से बात करना चाहें मरकरी या पारा, उसका लेटिन नाम क्या होता है? हाइड्राजीरम, या कई बार आ जाता है हाइड्राजीनियम। इसको किससे डिनोट किया गया? Hg से। डन है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों एक बार देख लेना आप लोग। क्या है? सोडियम का नेट्रियम, लेटिन नाम प्रतीक Na। पोटेशियम का कैलियम, प्रतीक K। आयरन का फेरम, प्रतीक Fe। ऐसे हमने बात की। तांबा का क्यूप्रम, चांदी का अर्जेंटम, सोना का ओरम, मरकरी हाइड्राजीनियम या हाइड्राजीरम। ऐसे हम बात करना चाहें, मैं और आपको बता देता हूं यहां से। सुनिएगा अभी। ऐसे हम बात करें टंगस्टन, बहुत प्यारा टंगस्टन। टंगस्टन किसका लेटिन नाम क्या है? वुल्फर्म। वुल्फर्म प्रतीक क्या है इसका? W है। ऐसे हम बात करें लेड, लेड का लेटिन नाम है प्लम्बम, प्रतीक क्या है? Pb। ठीक है। ऐसे ही हम यहां से और बात करना चाहें टिन, टिन इसका है स्टेनम और प्रतीक Sn। देखो ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो जब आपको दिक्कत हो जाएगी, जब ये लेटिन नाम ही नहीं पता तो फिर आप कैसे इस तरीके से सूत्र कैसे बना पाओगे, है कि नहीं? ऐसे होता है एक एंटीमनी। दोस्तों मैं वो सब बता रहा हूं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटीमनी। और यहां से हम बात करें स्टेबियम, क्लियर है? तो दोस्तों यहां से हम बात कर सकते हैं तत्वों के लेटिन नामों की हम बात कर सकते हैं जो पूछा जाता है। ये सभी को आपको याद रखने भाई, तत्व कौन सा तत्व है, क्या उसका लेटिन नाम है, क्या उसका प्रतीक है, ये सब आपको याद रखने हैं एज इट इज यहां से। ठीक है भाई? हाँ, तो ये बातें हमने यहां से की, तो एक बार देख सकते हैं वापस से। सोडियम पोटेशियम आयरन हो गया, तांबा सिल्वर सोना और मरकरी की बात होगी। टंगस्टन लेड टिन और एंटीमनी की बात होगी। ये आपको याद रखने हैं सभी को किसी भी हालात में, ठीक है भी? हाँ, तभी मजा आएगा, वरना दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मजा नहीं आएगा। ठीक है? अब दोस्तों हम यहां से बात करेंगे कि यहां से क्वेश्चन क्या क्या जो मैंने अभी बताया, यहां से मैं पहले आपको याद करवा देता हूं थोड़ा सा। कैसे भी? मैं ओरल कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं दोस्तों, वो आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन आप जब ये याद कर लो तब अपने आप से पूछना। जैसे मैं पूछूं सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि यहां से पोटेशियम का लेटिन नाम क्या है? कैलियम। मैं आपसे पूछूं पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 पे। मैं आपसे पूछूं 16 नंबर पे कौन आता है? तो सल्फर आता है। सल्फर का प्रतीक क्या है? S है। नियोन कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। नियोन का प्रतीक क्या है? Ne है। ऐसे तांबा
कितने नंबर पे आता है? 29 पे आता है। तांबे का प्रतीक क्या है? Cu। तांबे का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम। आयरन का लैटिन नाम क्या है? फेरम। ऐसे टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? प्लम्बम। ये किसका प्रतीक है? पीबी किसका प्रतीक है? लेड का। ऐसे हमसे पूछ सकता, कुछ भी जो पूछे इनके जवाब आपको देने हैं भी। इनको पक्का याद रखेंगे तो दोस्तों मजा आने वाला है। इज इट क्लियर और नो? चलो भाई हम वापस से आते हैं। हमने बात की थी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम रूप होता है। तो क्यों ना हम पहले अब परमाणु को पढ़ लें। तो दोस्तों 1 बाय 1 यहां से हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, इन सब बातों को दोस्तों यहां से हम देखते हैं। चलो भाई देखते हैं। व्हाट इज एटम? परमाणु क्या है? सुनिएगा भी, सारी भ्रांतियां हम दूर करेंगे। दोस्तों परमाणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेती है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। पहले हम डेफिनेशन की हम बात करना अगर चाहें तो क्या बोलेंगे? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। दोस्तों क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है क्या कहलाती है? परमाणु। अब दोस्तों सुनिएगा, अब ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आधुनिक परिभाषा के अनुसार जो हम बोलते हैं कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सके वो परमाणु कहलाता है, तो ये बात गलत है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार गलत है। ये बात डोल्टन ने कही थी, उसके अनुसार दोस्तों क्या है? सही है। तो ठीक से सुनना, हम यहां से बात करें तो ये बात क्या है? गलत है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके, आगे विभाजित नहीं किया जा सके। दोस्तों खुद ही दे दे तो हमें सही मान लेना है, लेकिन दोस्तों हमें अगर जांच की जाए सत्यता की तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्या है? गलत है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार कैसे भी? क्योंकि दोस्तों आज आपको पता है कि जो परमाणु होता है वो खुद जो परमाणु है वो किस किस से मिलके बना होता है। परमाणु में क्या क्या होते हैं आपको सभी को पता है। परमाणु में कण होते हैं। मुख्य कणों की भी मैं बात करूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। इज इट क्लियर और नो? परमाणु खुद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। यहां से अगर मैं बात करूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। अगर यहां से हम बात करना चाहें कि परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये पूरी डिटेल की हम बात करेंगे कि परमाणु का नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। और नाभिक में कौन बैठे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर फिर से हम बेसिकली बात करें तो परमाणु क्या है? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे क्या कहेंगे हम? परमाणु। डन है? परमाणु की हम बात करें, इसके आगे टुकड़े किए जा सकते हैं नहीं किए जा सकते? पुरानी परिभाषा के अनुसार ये ठीक था, लेकिन आज के अनुसार हम क्या मानेंगे? इसे गलत मानेंगे। ठीक है भी? हाँ। अब हम देखें कि जो परमाणु है, जैसे हम ढूंढने जाएं नेचर में तो क्या हमें दिखाई देगा? तो दोस्तों सुनिएगा कि जैसे आप हमारा अस्तित्व है, ऐसे परमाणु की हम बात करें, इस प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अर्थात अकेला परमाणु सामान्यतः नहीं देखने को मिलता है। यह मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा भाई क्या बात है।
अधिकांश परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों एक एक बात को ठीक से सुनना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें, अधिकांश वर्ड बोला है मैंने, ये नहीं कहा सभी परमाणुओं का, मतलब ज्यादातर परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसका अर्थ कुछ का तो हो सकता है स्वतंत्र अस्तित्व, है कि नहीं भी? तो हम यहां से बात करेंगे, तो ये जो बात है इसको अलग से याद रखना। अक्रिय गैसीय परमाणुओं का, अक्रिय गैसीय परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब अधिकांश का नहीं होता, केवल किनका होता है? अक्रिय गैसीय परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जो इनर्ट गैसेज होती हैं परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे भी यहां से हम याद रखना चाहें, या आपको अभी याद रख लेनी है, बार बार आएंगी दोस्तों। अक्रिय गैसें कौन कौन सी भी? हेमा, नीलम, और, करीना, जी, रानी, ओजी, ये जितनी भी अक्रिय गैसें हैं इनका दोस्तों स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इनकी ट्रिक भी मैं अभी लिख देता हूं, और दोस्तों इनके नाम भी साथ साथ याद रख लो, बाद में तो खैर आएंगे तब तो पढ़ना ही है। ये कौन है भी? हीलियम है। कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ओगेनसोन। तो दोस्तों अक्रिय गैस से परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगर मैं ट्रिक की बात करना चाहूं तो ट्रिक आपको यहां पे लिख लेनी है, याद रख लेनी है। क्या है भी? हेमा, नीलम, ये हीरोइनों की ट्रिक है इस वजह से एक साथ, और करीना, जी, रानी, ओजी। ठीक है? हाँ, और आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हीरोइनों की ट्रिक है, और आजकल तो वैसे ही हीरोइनों के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं भाई ड्रग्स के, है कि नहीं? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने बात की यहां से परमाणु की, अब हम बात करेंगे अणु की, कि अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, किसे हम कहेंगे अणु, क्या फर्क होता है परमाणु में और अणु में। तो यहां से ये बात हम करेंगे। अणु, मॉलिक्यूल, तो सुनिएगा भी, मॉलिक्यूल क्या है भी? अणु पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है, यह भी शुद्धतम रूप है। अणु पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसका निश्चित रूप से स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या हमने क्या बोला? पदार्थ का वह रूप जिसका निश्चित रूप से स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और ये दो या दो से अधिक परमाणु से मिलके बना होता है। तो यहां से हम बात करेंगे कि निश्चित रूप से स्वतंत्र अस्तित्व देखने को मिलता है। निश्चित रूप से स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके बना। यहां से हम बात करना चाहें, जैसे हम स्वतंत्र अस्तित्व की बात करें तो दोस्तों हमने क्या कहा था? अकेले परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी। ज्यादातर का अस्तित्व नहीं था, केवल अक्रिय गैस से परमाणु का था। लेकिन अणु की हम बात करें तो अणु का निश्चित रूप से होगा ही होगा स्वतंत्र अस्तित्व। अर्थात हम बात करें कि भले ही जैसे हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु ये अकेले का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता हो, लेकिन हाइड्रोजन के अणु का तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हाइड्रोजन हमें इस रूप में देखने को मिलती है। ऐसे ही हम बात करें ऑक्सीजन के, भले परमाणु का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन के अणु का अस्तित्व तो होता है।
अरे बात समझ में आ रही क्या? तभी तो हम जब भी ऑक्सीजन की बात आती है, जब भी हम कहते हैं हम श्वास में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, उस समय ऑक्सीजन के कोष्ठक में ये O2 लिखा आता है। इसका कारण है कि अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अरे डन है क्या? तो दोस्तों ऑक्सीजन का अणु ऐसे है, देखो दो दो परमाणु हैं ऑक्सीजन के, यहां पे भी कितने? दो। तो या दो या दो से क्या हो सकते हैं? अधिक हो सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? हाँ, तो यहां से और मैं उदाहरणों की बात कर दे सकता हूं, सुनना भी। अगर मैं अणु की और बात करूं, दोस्तों जैसे हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ओजोन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ऐसे हम बात कर सकते हैं। फास्फोरस की हम बात करें, सल्फर की बात करें, मेथेन की बात करें, अमोनिया की हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, जल की बात करें, ये सब क्या है भी? अणु ही तो हैं। अरे दोस्तों इनका निश्चित रूप से क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अणु कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। सुनना, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, विक्रिया में भाग नहीं लेते। तो दोस्तों जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, तो मुझे एक बात बताओ, आपने दोस्तों ऐसे देखा होगा H2 + O2 = H2O। अरे देखा है क्या? अगर लो भी इसको बैलेंस भी कर देते हैं, एक बार क्वेश्चन आ गया था संतुलित करने का भी। तो दोस्तों ये भी अणु है और ये भी अणु है कि नहीं? तो दोस्तों सुनिएगा कि जब अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते तो ये अणु और ये अणु, ठीक है, और दोस्तों ये अणु ये बना रहे हैं, तो दोस्तों ये बात तो क्या होगी? गलत होगी कि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। दोस्तों सुनिएगा, दोस्तों अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। भाग तो कौन लेते हैं भी? परमाणु लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग। मतलब क्या है भी इसका? सुनिएगा दोस्तों, हुआ क्या है एक्चुअल में, ये जो बात है इसको हम डिटेल से लिखते हैं। पहले जो आपने बोला ना भी H2 और O2, इससे क्या बना है? H2O। इसको मैं थोड़ा खुले से लिखता हूं ताकि आप समझ सको। दोस्तों अणु पहले परमाणुओं में विभाजित होते हैं और परमाणु तो अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। अरे है कि नहीं? कैसे? इन द सेंस क्या मतलब है भी इसका? भाई यहां से मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि देखो ये ऐसे है, डन है। 2H2 का अर्थ लो, दोनों को अलग अलग लिख देता हूं ऐसे, इधर, ठीक है। अब हुआ क्या है वास्तव में, कैसे भाग लिया इन्होंने? दोस्तों सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा है इनका, और जैसे ही बंध टूटा, दोस्तों ये एकल सहसंयोजिक बंध है, ये डबल द्विसहसंयोजी बंध है। दोस्तों डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन में, और वहां क्या है? सिंगल। ये भी क्या हो गया? टूट गया। डन है। अब दोस्तों जैसे ही टूटा तो क्या हो गया? देखो ये अलग थलग हो गई, ये हाइड्रोजन ये हो गया ऐसे, ये हाइड्रोजन ये हो गए भाई, अलग अलग परमाणु हो गए। यहां पे भी ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया। अरे डन है। अब दोस्तों क्या होगा? यहां पे ये अलग हो गए, अब परमाणु मिलके दोस्तों क्या लेंगे? इसमें भाग लेंगे। और देखो कैसे, इस ऑक्सीजन के साथ ये लो भी दो हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है। फिर दूसरी वाली ऑक्सीजन के साथ दोस्तों दो हाइड्रोजन जुड़ गए। तो कुल मिला के देखो ये दो अणु जल के बन गए। तो याद रखना, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे, पहले ये परमाणुओं में टूटते हैं और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ये बहुत अतिरिक्त जानकारी है दोस्तों। बेसिकली लोगों को परमाणु और अणु की ही ठीक से जानकारी नहीं होती, और मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं दोस्तों। 1 बाय 1 चीजों को देखते हुए चलना। हमने कहा परमाणु क्या था? सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। डन है। फिर हमने बात की यहां से इसको आगे तोड़ने वाली बात पुरानी थी, हमने बताया क्यों थी पुरानी। इसके अस्तित्व की बातें की, अणु के अस्तित्व की बात की, अणु किससे मिलके बनाए ये बात की, और दोस्तों कैसे हमने बात की यहां से। तो एक चाहो तो एक पॉइंट जरूर आपको याद होना चाहिए, अणु पहले परमाणुओं में टूटकर अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर और नो?
अब दोस्तों सुनिएगा, अणु कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे अणु होते हैं, क्या हम बोल सकते हैं। दोस्तों सुनिएगा, हमने बोला दो या दो से अधिक, क्या हमने बोला दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं भी, वो परमाणुओं के जुड़ने से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। दो या दो से अधिक, जैसे हम बात करें अभी जो हमने उदाहरण लिखवाए थे, सुनिएगा अभी। यहां पे दोस्तों देखो हाइड्रोजन में 2 हैं, लेकिन फास्फोरस में कितने 4 हैं, सल्फर में कितने 8 हैं, अमोनिया में कितने 4 हैं, यहां कितने 5 हैं। तो मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु के जुड़ने से कौन बनते हैं, अणु बनते हैं। लेकिन दोस्तों यहां से हम याद रखेंगे, सुनिएगा, अणु के प्रकार एक होंगे भी समपरमाणवीय अणु, समपरमाणवीय अणु। एक हम बात करेंगे विषम परमाणवीय अणु, विषम परमाणवीय अणु। देखो भी अणु के टाइप हैं, ये आपको याद रखना है कैसे, सुनिएगा। समपरमाणवीय अणु मतलब समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, परमाणुओं से मिलके बना। और विषम परमाणु मतलब अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बना, के परमाणुओं से मिलके बना। ठीक है भी, अब सुनिएगा, अब मुझे एक बात बताइए, समपरमाणवीय अणु जैसे ये हाइड्रोजन है, एक ही जैसे परमाणु है क्या? यहां से मैं बात करूं, ये ओजोन है, एक ही जैसे परमाणु है क्या? दोस्तों ये क्या है, फास्फोरस है, एक ही जैसे परमाणु है क्या? ये क्या है भी, क्लोरीन। एक जैसे परमाणु से मिलकर बना होता उसको बोलते हैं समपरमाणवीय। ऐसे हम बात करें H2O, तो दोस्तों हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग तत्व का परमाणु है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, देखो अलग अलग प्रकार के परमाणु हो गए। ऐसे ही मैं बात करूं CO2, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। और ठीक से सुनना, हमने जब तत्व की परिभाषा दी थी तो आपको क्या कहा था, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहां से हम याद रखेंगे दोस्तों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, समपरमाणवीय अणु को हम कह सकते हैं तत्व का अणु। क्या बोल सकते हैं, तत्व का अणु। और दोस्तों जब अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों तो याद रखना, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे यौगिक, तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बने होते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं, यौगिक बोल देते हैं। यौगिक कोई अलग चीज नहीं है, यौगिक बस अणु का ही वो प्रकार है जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़े होते हैं। डन है क्या? तो ये बात हमने यहां से की। तो दोस्तों एक बार आप सरसरी नजर से और देखिए, अभी अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिखवाए थे उनमें से आप छांटिए भी कि क्या समपरमाणवीय अणु है और क्या विषम परमाणवीय अणु है। इस चीज को आप बिल्कुल डिटेल से देखिए भी, है कि नहीं भी। तो चलो भाई, अब हम यहां से देखते हैं दोस्तों, अणु से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनिएगा भी दोस्तों, अणु से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परमाणुकता के बारे में। परमाणुकता, एटोमिसिटी, परमाणुकता मतलब किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है। क्या बोला, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसने परेशान ना किया हो। परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। इज इट क्लियर और नो? अब दोस्तों हमसे पूछा जाए, जैसे हमसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन, तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इस अवस्था में रहता है। ठीक है, जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आप सीखते जाएंगे, तो हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होगी, 2। क्या होगी भी, 2 होगी इसकी परमाणुकता। ऐसे ही हमसे बोल दिया जाता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होगी, 2। तो इनको क्या बोलेंगे, डाई एटोमिक। क्या बोल देंगे हम, डाई एटोमिक।
द्विपरमाणुक। ठीक है, ऐसे हम बात कर लेंगे, डाई एटॉमिक या द्विपरमाणु। ऐसे ही ऑक्सीजन की जगह अगर ओजोन आता तो ओजोन, तो ओजोन को बोला जाता है, 3 परमाणु है इसमें, इसको बोला जाता है ट्राई एटॉमिक या त्रिपरमाणुक। क्या बोलेंगे भी? त्रिपरमाणुक। अरे बात समझ में आ रही क्या? हम यहां से बात करें, जैसे क्लोरीन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, जो इंपॉर्टेंट है उनकी मैं आपसे बात बता रहा हूं भी, है ना। तो इनकी परमाणुकता कितनी होगी? 2 होगी। इसकी कितनी होगी? 2 होगी। डन है। ऐसे ही हमसे पूछ लिया जाता है फास्फोरस। क्या भाई? फास्फोरस। और फास्फोरस का क्वेश्चन लोको पायलट में पूछा गया था और इसके ऊपर क्या लगी थी भी? रिट लगी थी। तो फास्फोरस ऐसे आता है अभी, और फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होगी? 4 होगी। तो 4 को बोला जाएगा टेट्रा एटॉमिक। तो दोस्तों उसमें क्या इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग चीजें थी। टेट्रा एटॉमिक, या इसको हम बोलेंगे चतुर परमाणुक। ठीक है। ऐसे ही हम बात करना चाहें सल्फर, या इसको क्या बोलते हैं? गंधक। और सल्फर या गंधक में कैसा रहता है? ऐसे रहता है, S8। तो इसमें कितने परमाणु हो गए? 8। इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक, बहु परमाणुक। बहु परमाणुक। क्या आप समझ पाए हैं दोस्तों? हमने क्या बोला कि एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं उसको बोला जाता है परमाणुकता। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, द्विपरमाणु कौन है, तो ऐसे हमसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का 2 है, ओजोन का 3 है, हाइड्रोजन का 2 है। ऐसे आपसे इधर का नाम देके ये पूछ लेगा या इनका देके आपसे पूछ लेगा। ठीक है। आपसे पूछेगा त्रिपरमाणु का उदाहरण बताइए, तो आप क्या दे देंगे भी? ओजोन दे देंगे। ऐसे समझ रहे हो भी? अरे बात समझ में आ रही क्या? तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार आप अच्छे से इनको पॉज करके आप आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है भी? हाँ, ये हमने बात की। ठीक है। हाँ, सुनिएगा। अब दोस्तों यहां से अगर मैं बात करना चाहूं तो ठीक से सुनना। एक आपको नोट यहां पे याद रखना है। अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है। अभी तो हमने बताया था थोड़ी देर पहले, अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है। मतलब अक्रिय गैसों का अकेला परमाणु रहता है, ये याद रखनी है। हमसे पूछेगा निम्न में से किसकी परमाणुकता 1 है, तो जितनी भी अक्रिय गैसें उनकी सभी की परमाणुकता 1 है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बोला था कौन भाई? यहां से हेमा, नीलम और करीना जी, रानी, ओजी, इन सभी की परमाणुकता 1 है, याद रखना। अर्थात इनके अकेले परमाणु का अस्तित्व होता है, इस वजह से इनकी परमाणुकता कितनी होती है? 1। उसके अलावा जो पूछा जाएगा वो मैंने मेंशन कर दिया है, जो भी पूछा जाएगा। ठीक है भी? चलो मैं देखिए और पूछता हूं आपसे कि परमाणुकता बताओ भाई। आप यहां से परमाणुकता बतानी है आपको। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन और जल, कितनी होगी भी? 4 होगी। यहां पे कितने? 3 परमाणु हो गए, यहां पे 5 और यहां पे 3। ऐसे हम याद रख सकते हैं भाई। जितने परमाणु उतनी परमाणुकता, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का। तो ये दोस्तों इसमें भी हम परमाणुकता निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या? अब हमसे दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो लोको पायलट में पूछा था कि फास्फोरस के परमाणु, ऐसे पूछेगा फास्फोरस की परमाणुकता है या फास्फोरस है। तो दोस्तों आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं देगा P4, कहीं आप ये समझ रहे हो P4 देगा, ऐसे देगा आपको फास्फोरस। लेकिन अब आपको याद रखना है कि फास्फोरस कैसे होता है? P4 होता है। तो अब हम ऐसे जवाब देंगे कि ये क्या हो गया अभी? टेट्रा एटॉमिक। ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, चतुर परमाणु। क्लियर है? चलो देखिए एक क्वेश्चन देता हूं।
निम्न में से सर्वाधिक व न्यूनतम परमाणुकता किसकी है? और आपको दे दिया है उदाहरण, ऑक्सीजन, ओजोन, क्रिप्टॉन, फास्फोरस, सल्फर। देखो आपको याद रखना है, पहले पूछा है सर्वाधिक और बाद में पूछा है न्यूनतम, तो आपको किस प्रकार से छांटना है। देखिए पहले तो मैं आंसर बता देता हूं। देखो ऑक्सीजन में 2 हैं, 3, क्रिप्टॉन तो अकेला ही रहता है अभी, फास्फोरस में 4 और सल्फर में कितना 8। तो सर्वाधिक तो किसकी होगी भी यहां से, सल्फर की। तो हम यहां से बात करेंगे सर्वाधिक में कौन आ जाएगा, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में आ गया सल्फर। और न्यूनतम किसकी है भी, न्यूनतम में कौन आ जाएगा यहां पे, न्यूनतम में क्रिप्टॉन आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम में क्रिप्टॉन। तो ऐसे आपको यहां से याद रखना है। परमाणुकता से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इत्मीनान से आप पढ़ते रहिए, एक सिंगल क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हुबहू पेपर यहीं से उठ के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके निजी फ्रेंड्स हैं उन लोगों तक दोस्तों गुणवत्ता की बातें कीजिए। दोस्तों आपका साथी, आपका दोस्त केएल स्वामी आपके लिए हमेशा तत्पर है। ऑल दी बेस्ट, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं भाई।